हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपका जो कल जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मनोविश्लेषण सिद्धांत। ठीक है, जिसमें हम किसके सिद्धांत की बात कर रहे थे? सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत की बात कर रहे थे। ठीक है, तो आगे थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं एक बार उस चीज को कि कल हमने क्या क्या बात की थी। सबसे पहले तो मनोविश्लेषणात्मक विचारधारा के बारे में बात की थी। ठीक है, और इस विचारधारा में तीन मनोवैज्ञानिक जो आते हैं, एक सिगमंड फ्रायड आते हैं आपके, दूसरे युंग आते हैं और तीसरे कौन आते हैं? तीसरे आते हैं एडलर। तो इन तीनों के बारे में हमने बात की थी। और जो पहले जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं, जिनको व्यक्तित्व का पहला व्यवस्थित सिद्धांत यानी मनोविश्लेषणवादियों में पहला व्यक्तित्व का व्यवस्थित सिद्धांत देने का श्रेय था, वो किसको था? सिगमंड फ्रायड को। तो इनके सिद्धांत के बारे में हमने बात की थी। बात यहाँ से शुरू हुई थी कि मनोविश्लेषणवादियों ने क्या किया था कि जो भी अध्ययन किया था उसके आधार पर तीन निष्कर्ष निकाले थे। और जो तीसरा वाला निष्कर्ष था, यानी कि व्यक्तित्व की रचना कई तहों में होती है। व्यक्तित्व की रचना कई तहों में होती है। ठीक है, तहों में। तो इसमें सबसे पहला इन्होंने बताया था कि चेतना के तीन स्तर, और दूसरा बताया था कि व्यक्तित्व संगठन के भी तीन स्तर होते हैं। दूसरा क्या इन्होंने बताया था? व्यक्तित्व संगठन के तीन स्तर। ठीक है, कल हमने इनके सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो पहले आप उसको देखिए जाके, क्योंकि ये उसका मनोविश्लेषण सिद्धांत जो था सिगमंड फ्रायड का, उसका पार्ट 2 है। ठीक है, तो अगर आप उसको देखेंगे, पहले पार्ट 1 को देखेंगे जाके, क्योंकि वो क्लास काफ़ी लंबी हो रही थी, इसलिए उसको दो पार्ट में तोड़ना पड़ा। एक्चुअली मेरे पास तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों के पास नेटवर्क की समस्या हो, नेट की समस्या हो, क्योंकि एक दिन में 2 GB डेटा ही आपको मिलता है, या फिर और आपके पास नेटवर्क ही ना हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर समस्या थी, यहाँ पर जहाँ मैं रहती हूँ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहता है, बहुत ज़्यादा इशू रहता था, इसलिए मुझे फिर वाईफाई लगवाना पड़ा अभी क्लास के लिए ही स्पेशली। तो अब मेरी समस्या दूर हो गई, लेकिन हर कोई कितना उसको अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता है। ठीक है, इस तरीके की समस्याओं को देखते हुए ही क्लास को, वरना 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे की क्लास हो जाए, वो आपके लिए फिर समस्या हो सकती है, इसलिए उसको 2 भागों में तोड़ दिया। तो व्यक्तित्व की संरचना कई तहों में होती है। ठीक है, इन्होंने चेतना के 3 स्तर बताया था, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। और व्यक्तित्व संगठन के 3 स्तर, ईडीगो और सुपर ईगो। ठीक, इनसे अच्छी खासी क्वेश्चनिंग होती है, इसलिए इनके बारे में सब कुछ कल मैंने क्लियर कर दिया। अब हम बात करते हैं आज इनके सेकंड पॉइंट की। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में इन्होंने क्या बताया कि मानव पशु समान है। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। जो मनोविश्लेषणवादी विचारधारा थी, उसका जो दूसरा पॉइंट था, उन्होंने क्या बताया था? मानव और पशु दोनों क्या है? समान है। और अगर दोनों में भिन्नता आती है, यानी कि जन्म के समय दोनों समान होते हैं, किसके कारण भिन्नता आती है? मूल प्रवृत्तियों के कारण। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन के कारण। जैसे जैसे मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन होता जाता है, मनुष्य बनता जाता है, मनुष्यत्व को प्राप्त करता जाता है, जबकि पशु में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जबकि जन्म के समय जो मूल प्रवृत्तियां, यानी कि भूख की, प्यास की और नींद की और कामेक्षा की जो मूल प्रवृत्तियां पशु में होती हैं, वही एक मनुष्य के बच्चे में भी पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, आयु के आधार पर उसकी मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन होता जाता है, और
वो मनुष्यत्व को प्राप्त होता जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में सिगमंड फ्रॉइड ने सबसे पहले ये बताया, मूल प्रवृत्तियों की बात की। यहाँ पर सबसे पहले ये बताया कि व्यक्ति में, यानी कि सिगमंड फ्रॉइड का कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति में दो तरीके की क्या होती है, ऊर्जा होती है, यानी कि एनर्जी होती है। एक तो होती है शारीरिक ऊर्जा और दूसरी होती है मानसिक ऊर्जा। ठीक है, फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी। सिगमंड फ्रॉइड ने अपने सिद्धांत में मूल प्रवृत्तियों वाले जो कॉन्सेप्ट था उसको क्लियर करते हुए सबसे पहले उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि जो मनुष्य है, ठीक है, उसमें दो तरीके की ऊर्जाएं होती है, एक शारीरिक ऊर्जा होती है, एक मानसिक ऊर्जा होती है। शारीरिक ऊर्जा के कारण ही जितने शारीरिक क्रियाकलाप है व्यक्ति के, ठीक है, चलना, उठना, बैठना, शरीर से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप हैं वो सब कुछ व्यक्ति इसी ऊर्जा के कारण करता है। फिर इन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति में मानसिक ऊर्जा भी होती है, यानी कि जितने भी मेंटल वर्क होते हैं वो सारे के सारे इसी ऊर्जा के कारण व्यक्ति करता है। ठीक है, मानसिक ऊर्जा के कारण व्यक्ति क्या करता है, जितने भी मानसिक क्रियाकलाप होते हैं उन सभी को करता है। अब बात आती है मूल प्रवृत्तियों की। ठीक है, मूल प्रवृत्तियां, ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड ने दो तरीके की मूल प्रवृत्तियां बताई। सबसे पहले तो जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरा मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ठीक है, घुमा फिरा के यहाँ जो मूल प्रवृत्ति है और जो ये इतना कॉन्सेप्ट है, जो भी आगे मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ध्यान से थोड़ा समझिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चनिंग होती है और तब आपको समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कॉन्सेप्ट जो था, ये क्वेश्चन जो था वो आया कहाँ से। ठीक है, तो इन्होंने जीवन मूल प्रवृत्ति के बारे में बात की, मृत्यु मूल प्रवृत्ति के बारे में बात की, लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात करें तो लाइफ इंस्टिंक्ट और ये डेथ इंस्टिंक्ट। ठीक, अब व्यक्ति को जो मूल प्रवृत्तियां जीवित रहने के लिए आजीवन प्रेरित करती हैं, ठीक है, जीवन मूल प्रवृत्तियों का क्या काम होता है भाई, इतना अच्छा लंबा इतना जीवन होता है। ठीक है, अगर ये प्रवृत्तियां व्यक्ति में ना हो तो व्यक्ति क्या रहेगा, हमेशा निराश रहेगा। और आप देखते होंगे कि कुछ व्यक्ति, कभी कभी कुछ व्यक्ति आपको ऐसे मिलते हैं जो अपने जीवन से इतने ज्यादा निराश होते हैं, कहते हैं कि जीवन में कुछ भी बचा नहीं है, अब इच्छा है कि बस मैं क्या हूं, मृत्यु हो जाए मेरी, और मेरी जीने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। ठीक है, तो जो जीवन मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो रोल प्ले करती हैं व्यक्ति के जीवन, मतलब व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा जीवित रहने के लिए प्रेरित करती हैं, जबकि मृत्यु मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति को क्या करती हैं, मृत्यु के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, उनको लगता है कि हमारे जो जीवन में किसी भी तरीके का कोई भी कार्य नहीं बचा है, हमारे जीने का कोई कारण नहीं है, रीजन नहीं है, तो इसलिए मेरा मर जाना ही बेहतर है। अच्छा, जिन व्यक्तियों में जीवन मूल प्रवृत्ति की अधिकता होती है, नॉर्मली बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति होते हैं, तो एक निर्धारित एज के बाद व्यक्तियों में मृत्यु मूल प्रवृत्ति के आती है, या फिर कहिए कि बहुत रेयर केसेस में कुछ लोग मिलते हैं। लेकिन जो जीवन मूल प्रवृत्ति जिन व्यक्तियों में होती है, वो व्यक्ति कैसे होते हैं, इनका जो व्यवहार होता है रचनात्मक होता है। आप देखते हैं हर व्यक्ति है अपने जीवन में कुछ ना कुछ रचनात्मक कार्य कर ही रहा है। और दूसरा सकारात्मक व्यवहार, उसका व्यवहार किस तरीके का है, सकारात्मक है। ठीक है, अब बात करते हैं मृत्यु मूल प्रवृत्ति की। इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे कार्य करते हैं, आक्रामक व्यवहार होता है उनका व्यवहार कैसा होता है, आक्रामक व्यवहार होता है। ठीक है, अब ये दो चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, कि जो यहां से क्वेश्चनिंग होती है कि सिगमंड फ्रॉइड ने कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई।
ठीक है। तो सबसे पहले सिगमंड फ्रायड ने दो तरीके की मूल प्रवृत्तियां बताई जो कि व्यक्ति में पाई जाती हैं, एक जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरी मृत्यु मूल प्रवृत्ति। और जीवन मूल प्रवृत्ति यानी कि व्यक्ति जीवित रहने के लिए ये प्रेरित करती है। व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है, वो रचनात्मक कार्यों को करते हुए उसका सकारात्मक व्यवहार होता है। अब मृत्यु संबंधी जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं ये व्यक्ति को किसके लिए प्रेरित करती हैं, यानी कि मृत्यु की तरफ प्रेरित करती हैं। और जैसे कि बहुत ही निराशात्मक तरीके का या आक्रामक व्यवहार व्यक्ति का होता है इसमें। अब ये तो एक सामान्य सी बात है, ठीक है। अब मनुष्य जो होता है इन दोनों के बीच में क्या करता है, संतुलन स्थापित करता है। संतुलन का मतलब ये है कभी कभी निराश हो गया, कुछ परेशानियां आई, कुछ जीवन में बाधाएं आई तो थोड़ा सा निराश हुआ, परेशान हुआ, लेकिन थोड़े समय बाद वापस से उसका कार्य रचनात्मक हो गया, उसका व्यवहार भी सकारात्मक हो गया और एक बैलेंस बिठाने का काम मनुष्य करता है। जो बैलेंस बिठा लेता है उसका जीवन आसानी से व्यतीत हो जाता है। जो संतुलन नहीं बिठा पाते हैं, आप देखते हैं कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो सुसाइड करने का मतलब ये है कि वो जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति के बीच में एडजस्टमेंट बिठाने में कहीं ना कहीं असमर्थ होते हैं, इसलिए वो ऐसा कदम उठा लेते हैं। अब बात करते हैं हम कि एग्जाम में एक तो सीधा सीधा इस तरीके से नाम पूछा जाता है और दूसरा जो इनको और एक नाम इनका है कुछ किताबों में अलग मिलता है, ठीक है। तो जो दूसरा इनका नाम है वो है जिजीविषा। जीवन मूल प्रवृत्ति को कहा जाता है जिजीविषा। ज्यादातर एग्जाम में इसी नाम से क्वेश्चनिंग आती है, यानी कि क्वेश्चनिंग किस तरीके से हुई है ये भी हम आपको बता देंगे। और मूल प्रवृत्ति को मृत्यु मूल प्रवृत्ति को कहा जाता है मुर्मुषा। मुर्मुषा, ठीक है। अब इनको इंग्लिश में कहते हैं इरोस, ठीक है। और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को कहते हैं थैंटोस। देखिए मीनिंग समझाने के लिए जो एक सामान्य सीधा सा जो इसका अर्थ था, अर्थ को समझाने के, क्योंकि जब आपके सामने जीवन मूल प्रवृत्ति आएगी तो कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। तो जब क्वेश्चनिंग एग्जाम में हुई तो एग्जाम में ये पूछा गया इरोस और थैंटोस किसके सिद्धांत से संबंधित हैं, ठीक है। इस तरीके की क्वेश्चनिंग हुई है एग्जाम में, तो इसलिए आपको जीवन मूल प्रवृत्ति एक टेबल टाइप का बना लीजिए, लिख लीजिए सिगमंड फ्रायड की मूल प्रवृत्तियां, पहली जीवन मूल प्रवृत्ति, दूसरी मृत्यु मूल प्रवृत्ति, उसी के आगे जिजीविषा लिख लीजिए, इरोस लिख लीजिए और इसमें नीचे मुर्मुषा लिख के थैंटोस लिख लीजिए और इन तीनों को एक क्रम में ही बिल्कुल याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि इरोस मतलब जिजीविषा और जिजीविषा को क्या कहते हैं, जीवन संबंधी मूल प्रवृत्तियां, लाइफ इंस्टिंक्ट्स, ठीक। ये मुर्मुषा हो गई मृत्यु संबंधी मूल प्रवृत्ति और इसको इंग्लिश में कहते हैं थैंटोस। कभी कभी मतलब जो क्वेश्चनिंग हुई थी वो इरोस और थैंटोस, ठीक है। उन्होंने इसका हिंदी नाम भी नहीं लिखा क्वेश्चन में, सीधा सीधा इंग्लिश वाला ही लिखकर पूछ लिया, क्योंकि एग्जाम की तैयारी करते समय हम क्या करते हैं कि अगर हम हिंदी मीडियम के हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ते हैं। जबकि अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, कोई भी एग्जाम पास आउट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो कमजोर पक्ष है, अगर आप इंग्लिश से डरते हैं, भाग रहे हैं, तो डरने की भागने की जरूरत नहीं, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़नी होगी, क्योंकि हिंदी में एक ही पेन को क्या कहेंगे, पेन भी कहेंगे और कलम भी कहेंगे, लेखनी भी कहेंगे, लेकिन इंग्लिश में केवल उसको PEN पेन ही कहेंगे, ठीक है। तो इसलिए हिंदी में बहुत सारी क्वेश्चनिंग ऐसी हो जाती है कि बाद में क्वेश्चन मान लीजिए कि कोई त्रुटि है, कुछ है, लेकिन जो लास्ट जो कहते हैं ना कि जो फैसला आता है वो इंग्लिश के पक्ष में आता है। जो इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ है उसके आधार पर ही सारे निर्णय लिए जाते हैं, इसलिए आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ना जरूरी है। तो ये तो आपका क्लियर हो गया बिल्कुल, ठीक है।
और एक और जो कल आपको जो बताया था उससे संबंधित एक क्वेश्चनिंग हुई है कि तंत्रिका में विकृतियों व इच्छाओं को दबाना, तंत्रिका में विकृतियों व इच्छाओं को दबाने का काम कौन करता है, दबाने का काम। ठीक है, तो कल हमने आपको बताया था कि जो हमारा अचेतन होता है वहां पर सारी की सारी बातें जाकर स्टोर हो जाती हैं, वो जो समाज विरोधी बातें हैं उनको बाहर आने नहीं देता। तो तंत्रिका में विकृतियों इच्छाओं को दबाने का काम कौन करता है, हमारा अचेतन करता है, अचेतन मन करता है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे इनके सिद्धांत में। ठीक है, अब इनके सिद्धांत में हम आगे बात करेंगे कि जो तीसरा इनका इन्होंने बताया था, जो तीसरा क्या समझ लीजिए कि जो पहला कॉन्सेप्ट आया था कि मनुष्य का जो व्यवहार होता है सब पर अभिप्रेरित होता है। ठीक है, उसकी जगह पर यानी कि उसके बारे में इन्होंने कुछ ज्यादा नहीं बताया। इन्होंने एक अवस्था के आधार पर यानी कि इन्होंने एक सिद्धांत जो प्रस्तुत किया, किसके आधार पर, उसके बारे में जो क्वेश्चनिंग हुई है वो लैंगिकता प्रकार का संबंध किससे है, लैंगिकता प्रकार का संबंध। ठीक है, तो लैंगिक प्रकार का जो सिद्धांत दिया था, साथ में इन्होंने इसी अपने सिद्धांत में ही उसके बारे में बताया। इन्होंने बताया कि जो विकास के दृष्टि अगर डेवलपमेंट की बात करें तो जो 5 वर्ष होते हैं, ठीक है, शुरू के जो 5 वर्ष होते हैं वो किसी भी बच्चे के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हर बच्चे के लिए वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर भी क्वेश्चनिंग होती है। सबसे पहले तो लैंगिकता प्रकार का संबंध किससे या फिर लैंगिकता विकास का सिद्धांत किसने दिया, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया। दूसरा, इन्होंने कितने वर्ष के बालक को अपने इस सिद्धांत में सम्मिलित किया है या फिर महत्वपूर्ण माना है, तो इन्होंने 5 वर्ष के बालक को क्या किया है, महत्वपूर्ण माना है। और इन्होंने क्या बताया कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से ही उसमें एक कहते हैं ना कि एक एनर्जी होती है, जिसको इन्होंने बताया कि जन्म से ही बच्चे में यौन शक्ति, सेक्स एनर्जी होती है। ठीक है, हर बच्चे में जन्म से ही एक तरीके की एनर्जी पाई जाती है और इसको इन्होंने नाम दिया लिबिडो। ठीक है, और लिबिडो के बारे में ही क्वेश्चनिंग होती है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये पहला ये निकल के आया, दूसरा वर्ष निकल के आया, तीसरा निकल के आता है कि लिबिडो का संबंध किसके सिद्धांत से है। जो अभी आपको मैंने पहले बताया कि इरोस थैंटोस, और उसमें तीसरा का पॉइंट था लिबिडो। ठीक है, और चौथा पॉइंट जो था वो दिया था जीन पियाजे के सिद्धांत से। ठीक है, कि इनमें से कौन सा इससे आपके सिगमंड फ्रॉइड के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो उसमें पहला हेडिंग था इरोस थैंटोस और लिबिडो, चौथा अलग था। ठीक है, नर्सिसिज्म था उसमें, नर्सिसिज्म जो कि कहां से लिया गया था, जीन पियाजे के सिद्धांत से। नर्सिसिज्म यानी कि निर्जीव में जीव को देखना, निर्जीव में यानी कि जब वो थ्योरी पढ़ाई थी तो उसमें एक अवस्था आई थी जहां पर बच्चे क्या करते थे कि अगर पंखा चल रहा है तो उसको क्या समझ लेते थे, सजीव समझ लेते थे कि अगर ये चल रहा है तो ये सजीव है। ठीक है, अब जैसे कि बस में बैठकर बच्चा जा रहा है और उसको लगता था कि नहीं पेड़ पौधे सारे मेरे साथ चल रहे हैं, या आस पड़ोस का वातावरण, यानी वो समझता था कि बस नहीं चल रही है, ये सब हमारे साथ जा रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो नर्सिसिज्म था। तो ये क्वेश्चनिंग एक एग्जाम में हुई थी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब इन्होंने जो इनका सिद्धांत था उसको 5 भाग बताए। ठीक है, इसके 5 भाग जो इन्होंने बताए, ओरल स्टेज, दूसरा एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंट स्टेज, और लास्ट में जेनियल स्टेज।
अपने सिद्धांत को सिगमंड फ्रॉइड ने जो ये लैंगिकता प्रकार का सिद्धांत या लैंगिक विकास का सिद्धांत जो बताया था, उसमें इन्होंने अपने जो 5 स्टेजेस बांटी। ठीक है, सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं जन्म से, यानी 0 से 1 वर्ष, फिर 1 से 3 वर्ष, आगे जो तीसरी स्टेज थी 3 से 5 वर्ष, 6 से 12 और लास्ट में 13 से सतत, यानी कि संपूर्ण जीवन, जब तक जीवन है तब तक ये स्टेज चलती रहती है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले जो बात आपको याद रखनी है वो इनका क्रम याद रखना है। इनका यूपी पीजीटी के एग्जाम में और जीआईसी के एग्जाम में और नेट का एग्जाम, एनटीए नेट वाले पेपर में इनका कई बार क्रम पूछा जा चुका है। तो इसको आप, मैंने तो OAPLG बस इतना याद कर लिया था, और बाकी आप जब वहां पर इंग्लिश क्वेश्चन में देखेंगे तो खुद ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फर्स्ट लेटर OAPLG याद कर लिया था, और ये आपको याद करना है क्योंकि इनका जो क्रम होता है सही, ठीक है, क्रम पूछा जाता है एग्जाम में, और इनके नाम भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि क्रम याद कर लेंगे तब तो आपको बहुत ज़्यादा इसको याद करने की जरूरत नहीं है। वो आप जब वहाँ एग्जाम में आपके सामने ही आएगा तो आपको क्रम के पहले अक्षर के आधार पर ही समझ में आ जाएगा कि ये स्टेज है ये या फिर नहीं है। फिर आयु वर्ग नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन वो सिर्फ समझाने के पर्पज से बता दिया है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं कि इससे जो क्वेश्चनिंग जो होती है कि जो इसकी थर्ड स्टेज है, ठीक है, थर्ड स्टेज, पहले स्टेज में तो बच्चा बहुत छोटा होता है, ठीक है, अपने किससे प्यार करता है, अपने शरीर से ही प्यार करता है, ठीक है, लेकिन इसमें जो तीसरी स्टेज है इसके बारे में क्वेश्चनिंग हुई है। एक कॉन्सेप्ट पूछा गया कि ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ठीक है, कि जब क्वेश्चन मेरे सामने आया तो थोड़ी सी छानबीन की, मुझे भी हालांकि नहीं इतना क्लियर नहीं पता था, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आया तो उसके बारे में ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्योंकि इसको हिंदी में कहते हैं मात्र मनोग्रंथि, मात्र मनोग्रंथि। जब क्वेश्चन सामने आया तो ये समझ में आया कि अगर क्वेश्चन बना हुआ है तो कहीं ना कहीं से ये आया होगा। ठीक है, तो जब सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी पूरी पढ़ी, बहुत ध्यान से पढ़ी, तब समझ में आया कि ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स और दूसरा इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स कहां से आए, ये दोनों कॉम्प्लेक्स यानी मात्र मनोग्रंथि और दूसरा पितृ मनोग्रंथि, पितृ मनोग्रंथि। तो ये क्वेश्चन निकल कर आया। सिगमंड फ्रॉइड की जो तीसरी अवस्था थी फैलिक स्टेज, 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चे इसमें सम्मिलित हैं, और इसमें क्या होता है, ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो माता से संबंधित होता है, और जो इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होता है वो पिता से संबंधित होता है। इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं, ये बालक बालिका इसलिए इसके नीचे लिखा है कि जो अपोजिट जो सेक्स होता है, यानी कि जो बालक है उनका जो लगाव होता है वो किसकी तरफ होता है, अपनी मदर की तरफ होता है, और जो बालिका होती है उसका लगाव जो होता है वो किसकी तरफ होता है, फादर की तरफ होता है, यानी कि अपोजिट यहाँ पर एक दूसरे से लगाव होता है। इस बात को याद रखिएगा। और एज इट इज इंग्लिश में ही एग्जाम में क्वेश्चनिंग हो गई, और तो इंग्लिश में जब क्वेश्चनिंग होती है तो समझ में नहीं आता कि ये कॉन्सेप्ट लिया कहाँ से गया। अगर हिंदी में यही चीज होती मात्र मनोग्रंथि पितृ मनोग्रंथि, तो फिर आदमी क्या होता है कि बच्चे क्या करते, थोड़ा सा तुक्का लगा लेते एग्जाम में, कुछ थोड़ा सा तो सोच विचार कर लेते हैं कि किससे संबंधित होता है। लेकिन जब सीधा सीधा इंग्लिश में ही आपसे पूछ लिया जाता है तो आप किसी तरीके का तुक्का भी लगाने की स्थिति में नहीं होते। वो ओडिपस कॉम्प्लेक्स एक तरीके का क्या है, मात्र मनोग्रंथि है,
जो किसमें विकसित होती है, बालकों में विकसित होती है। किस अवस्था में, फैलिक स्टेज में। यानी कि ये अवस्था भी आपसे पूछी जा सकती है कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स सिगमंड फ्रॉयड के जो लैंगिकता विकास का सिद्धांत है उसमें किस अवस्था से संबंध रखता है, यानी किस अवस्था में विकसित होता है बच्चों में, किस अवस्था में पाया जाता है। तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स सिगमंड फ्रॉयड के सिद्धांत की जो तीसरी अवस्था है फैलिक स्टेज, उसमें बच्चों में विकसित होता है, जिसमें बालक का सारा लगाव प्रेम जो होता है किसकी तरफ होता है, माता की तरफ होता है। इसको ऑडिपस कॉम्प्लेक्स या मातृ मनोग्रंथि कहते हैं। और जो बालिका है इस उम्र की, उसका सारा जुड़ाव लगाव जो होता है वो किसकी तरफ होता है, पिता की तरफ होता है, और इसे इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि, हालांकि हद ज्यादा कहते हैं ना कि परसेंटेज ज्यादा होता है। परसेंटेज ज्यादा का मतलब कि ऐसा नहीं है कि बालिका अपनी माँ से बिल्कुल संबंधित ही नहीं है या फिर बालक अपने पिता से बिल्कुल बात ही नहीं करता, ऐसा नहीं होता। हालांकि लगाव ज्यादा की बात हो रही कि ज्यादा लगाव पिता की तरफ होता है और माता की तरफ लगाव कम होता है बालिका का। ठीक है। और यही स्टेज है जब बच्चों को क्या होता है, दोनों के बीच में एडजस्टमेंट बिठाना पड़ता है। ठीक है। एडजस्टमेंट बिठा लिया तो पर्सनालिटी अच्छे से डेवलप हो रही है, और नहीं बिठा पाए तो उसके दुष्परिणाम अलग होते हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं सिगमंड फ्रॉयड का जो ये सिद्धांत है कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ। तो ये स्वप्न विश्लेषण ये क्वेश्चनिंग भी एग्जाम में होती है कि इनका एग्जाम जो ये सिद्धांत है वो कहाँ यूज हुआ। स्वप्न विश्लेषण यानी कि ड्रीम एनालिसिस, मनोविकृति। ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट है वो है मनोचिकित्सा के क्षेत्र में, मनोचिकित्सा के क्षेत्र में। यानी कि जो एक तरीके से बात की जाए कि जो मानसिक रूप से थोड़ा सा भी मान लीजिए हिला हुआ है या फिर थोड़ा सा भी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है व्यक्ति, उसके ऊपर इस तरीके से ये सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है और किया गया उनके ऊपर प्रयोग इस सिद्धांत का। ठीक। फिर हम बात करते हैं इनके आखिर सिद्धांत के आगे दो लोगों ने और सिद्धांत दिए। दूसरा जुंग का और उसके आगे एडलर का सिद्धांत आया। तो आखिर जब पहला व्यवस्थित सिद्धांत दिया था तो क्या कमियां रह गई जो आगे और लोगों को उनमें सुधार करने की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि जो इन्होंने बात की थी, किसकी बात की थी, सिगमंड फ्रॉयड ने इसमें सेक्स एनर्जी की बात की है। ठीक है। यौन शक्ति की बात की थी। तो जो बाकी जो बाद वाले जो मनोवैज्ञानिक आए उन्होंने कहा कि इन्होंने लैंगिक ऊर्जा पर ज्यादा बल दिया है, यानी कि इन्होंने इस पक्ष पर ज्यादा बल दिया है। इसीलिए जुंग और एडलर ने कहीं ना कहीं इस सिद्धांत में कुछ संशोधन किए और इसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। अच्छा, जो इनकी तीसरी जो अवस्था है जो हमने जिस पर अभी हमने बात की थी, ठीक है, ऑडिपस और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स की बात की थी, तीसरी स्टेज की बात की थी। और एक क्वेश्चनिंग और एग्जाम में यहाँ पर हुई है कि अति अहम का विकास, अति अहम का जो विकास होता है वो भी इसी अवस्था में बच्चे में हो जाता है। यानी कि जो तीसरी अवस्था इनकी है फैलिक स्टेज जो 3 से 4-5 वर्ष तक चलती रहती है, उसी में अति अहम का भी विकास हो जाता है। ठीक है। फिर जो चौथी इनकी अवस्था है लेटेंट स्टेज है, 6 से 12 वर्ष का जो बच्चा होता है वो जो सेम सेक्स यानी कि बालक से दोस्ती रखते हैं और बालिकाएं बालिकाओं से दोस्ती रखती हैं। और इस तरीके से जो कहते हैं ना कि जो एनर्जी की ये बात कर रहे हैं, लैंगिक ऊर्जा की बात कर रहे हैं, इस अवस्था में बिल्कुल कहाँ चली जाती है, सुप्तावस्था में चली जाती है। यानी 6 से 12 वर्ष का बच्चा क्या करता है, खेलने कूदने में, बाहर निकलने में, लोगों से मिलने जुलने में, दोस्त बनाने में व्यस्त हो जाता है। जो लास्ट की एज है जेंटियल स्टेज, तो इस लास्ट की स्टेज में क्या होता है,
कि जो विषमलिंगी आकर्षण होता है, यानी कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, 13 साल से ऊपर के बच्चे जो यंग एज के हो जाते हैं, तो उनका आकर्षण यानी कि बालक बालिकाओं की तरफ और बालिकाएं बालकों की तरफ आकर्षित होने लगती हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, 13 वर्ष से चूंकि ये जन्म तक चलती रहती है पूरी, जब तक व्यक्ति का जन्म है, फिर क्या होता है, विवाह होता है, आदमी संतानोत्पत्ति करता है और आजीवन ये जो लैंगिक ऊर्जा है इसका विकास व्यक्ति में होता रहता है। ठीक है, तो ये था इनका पूरा का पूरा सिगमंड फ्रॉइड का सिद्धांत। और कहीं पर भी आपको किसी भी तरीके का डाउट लग रहा हो या कुछ ऐसा लग रहा हो कि आपको कि कुछ छूट गया है, वैसे मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं छूटा इसमें, और अच्छी खासी क्वेश्चनिंग, ठीक है, मानकर चलिए कि एक किसी भी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन भी आपको इस टॉपिक से मिल गए, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन पूरी की पूरी कहानी बदल देते हैं आपके एग्जाम के परिणाम की, रिजल्ट की। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, क्लास पसंद आई होगी। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा आपके लिए अच्छे अच्छे नोट्स मैं इसी तरीके से क्लास के रूप में प्रोवाइड करती रहूँगी। आप कहीं पर इनको नोट करते चलिए और यकीन मानिए कि सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।